बच्चों, तो आज का टॉपिक हमारा पढ़ने का था रिलेटिव मोशन का पार्ट 3। तो कल अगर आपको याद होगा मैंने रेन वाटर कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, और मैंने बोला था कि आज मैं ट्रेन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करूंगा प्लस रेन वाटर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो पहले हम करेंगे ट्रेन वाले न्यूमेरिकल्स। ट्रेन, इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं कि दो ट्रेन है, ये कुछ स्पीड से है, ये कुछ स्पीड से है, इसको ओवरटेक करना है, इसको तो कितने टाइम में ओवरटेक करेगी, या दोनों स्पीड से चल रही है, एक इधर चल रही है, तो कितनी देर में दोनों एक दूसरे क्रॉस कर जाएंगी, या फिर एक ट्रेन है जो पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है इस डायरेक्शन में, तो वो एक पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी, या एक स्कूटर को या एक कार को। इस तरह के न्यूमेरिकल्स ट्रेन वाले होते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो हम देख रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि सपोज करिए कि दो ट्रेन है, ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, ट्रेन ए एंड बी, जिनकी लेंथ है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, इसकी जो लेंथ है वो है 600 मीटर, और इसकी जो लेंथ है एल बी वो है 400 मीटर। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ट्रेन ए जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है, जो ट्रेन बी है वो चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेंथ गिवन है, दोनों की स्पीड गिवन है। उसने पूछा है कि कितनी देर में दोनों ट्रेन एक दूसरे को, या ट्रेन ए के ड्राइवर ने डिसाइड किया कि उसको ट्रेन बी को ओवरटेक करना है, तो कितना टाइम लगेगा उसको। पहला केस तो ये है कि ड्राइवर ने कहा कि मैं ओवरटेक कर दूंगा, आगे निकल जाऊंगा, तो यानी कि टुवर्ड्स सेम डायरेक्शन है। और जो दूसरा केस है, जो दूसरा केस आएगा आपका, वो ये है कि दोनों एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर जाएंगे अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो। ठीक है, ये टुवर्ड्स सेम डायरेक्शन है दोनों की, 72 से ये इधर चल रही है, 54 से इधर चल रही है। दूसरा केस है अपोजिट कि ये 72 से इधर चल रही है, 54 से इधर। अच्छा, पहले केस की अगर हम बात करें, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ट्रेन ए ने बी को ओवरटेक कर लिया यानी कि क्रॉस कर लिया, तो उसका मतलब होगा क्या? उसका मतलब होगा कि ट्रेन ए का जो ये पॉइंट है वो बी के इस पॉइंट से आगे निकल जाएगा। लॉजिकल सी बात है भाई। अगर हम किसी चीज को ओवरटेक करें, मान लो ये दो गाड़ियां हैं, अगर एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं सड़क पे, हाईवे पे, तो जब गाड़ी का पिछले वाला हिस्सा इसके अगले वाले हिस्से से आगे निकल जाता है तो हम बोलते हैं कि प्रॉपर्ली ओवरटेक कर लिया। तो इस केस में क्या होगा कि ट्रेन ए का जो ये फ्रंट गार्ड है, ये सॉरी जो बैक गार्ड है, ये ट्रेन ए के फ्रंट गार्ड से आगे निकल जाएगा, तो हम बोलेंगे क्रॉस कर लिया। तो इस हिसाब से जो ट्रेन ए को टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो क्या है? पहले तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कवर करना होगा यानी कि 400 मीटर। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कवर करना है 400 मीटर, प्लस जब ये यहां पर आ गया उसके बाद पूरा 600 मीटर को ट्रेन बी को पास करना होगा, यानी कि ये पॉइंट यहां आ गया। सपोज करो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई, ये ट्रेन अब दोनों बिल्कुल पैरेलल हो गए, उसके बाद ये पूरा हिस्सा ऐसे पार होगा और उसकी लेंथ क्या है? 600। तो क्या हुआ? टोटल मिला के बात यह है कि ट्रेन ए को अपनी लेंथ भी कवर करनी है और बी की लेंथ भी कवर करनी है इन ऑर्डर टू क्रॉस द ट्रेन बी। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? 1000 मीटर। अब यहां पे वेलोसिटी जो है वो हम रिलेटिव लेंगे, ए विद रेस्पेक्ट टू बी।
अब अगर आपको पहली क्लास रिलेटिव मोशन की याद होगी तो मैंने ये बोला था कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और अगर हमने ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाला, यानी कि हमने बी को ऑब्जर्वर मान लिया, तो यानी कि ये तो आ जाएगा रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐड चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पे होगा क्या, यहां पे ये होगा कि जो इसकी नेट स्पीड, अगर ये रेस्ट पे मान लें, इसकी नेट स्पीड क्या होगी 72 माइनस 54। ये लिखने से पहले हम एक काम करेंगे, इनको मीटर पर सेकंड में करते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट जो स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड होती है और लेंथ मीटर में है। ये तो ऑलरेडी एसआई में है, इसको हम एसआई में करें तो मैंने आपको काइनेमेटिक्स में स्टार्टिंग में बताया था कि 72 को हम 5/18 से करेंगे तो मीटर पर सेकंड, तो ये तो हो गई 20 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली ये हो गई आपकी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो नेट स्पीड क्या आएगी आपकी 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, तो क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 5, तो यानी कि 200 सेकेंड्स। इस केस में तो 200 सेकंड में क्रॉस होगी। उस केस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम 1000 ही रहेगी, 1000 मीटर रहेगी। स्पीड क्या होगा, अब सपोज करो कि मैं यहां पे डायरेक्ट मीटर पर सेकंड लिख देता हूं कि ये तो चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, ये चल रही थी आपकी 15 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में। हमने इसको रेस्ट पे मान लिया तो इसकी 15 मीटर पर सेकंड भी ट्रेन ए के इधर ऐड हो जाएगी। यह सीधा सा रूल है कि सेम डायरेक्शन में आ रही है तो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट में आ रही है तो ऐड, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो ये 15 मीटर पर सेकंड यहां चला गया, तो 20 + 15 35, 35 मीटर पर सेकंड। सेम टाइम का फॉर्मूला 1000 अपॉन 35, it will be 575 200/7 सेकेंड्स। या इसको थोड़ा और रिजॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 28 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया आपका सॉल्व। तो जो सेकंड न्यूमेरिकल हमें दिया गया है वो कुछ ऐसा है कि एक ट्रेन है, मैं पूरा न्यूमेरिकल डिक्टेट करके नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पे ड्रॉ करके बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। ये एक ट्रेन है, ये इधर जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर। क्वेश्चन में बोला क्या है, उसने ये बोला है कि कितने टाइम में ये ट्रेन क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ है 400 मीटर। दूसरा एन इलेक्ट्रिक पोल, तीसरा एक कार विथ स्पीड ऑफ कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन। और फोर्थ उसने बोला है कि स्कूटर अपोजिट डायरेक्शन में है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां पे हम पहला केस लेके चले, जहां बात करी है उसमें कि उसको ब्रिज क्रॉस करना है जिसकी लेंथ है 400 मीटर। जाहिर सी बात है कि पिछले प्रॉब्लम जैसा केस बन गया। यहां पे एक ट्रेन नहीं है, यहां पे एक ये ब्रिज है जिसकी लेंथ है 400 मीटर। तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट कवर तो आपका हो गया 500 + 400,
उसी कॉन्सेप्ट से जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था मैंने। तो ये हो गया 900 मीटर। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये तो रेस्ट पे काफी जाएगा। इमेजिन करो कि ये कोई ट्रेन होती, ये 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ट्रेन खड़ी हुई ट्रेन होती, तो इसकी 0 किलोमीटर पर आवर इधर ऐड हो जाती, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाती, वही कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन ये 0 है तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि स्पीड हमारी 36 किलोमीटर पर आ ही रहेगी, जो कि इक्वल हो जाती है आपकी 10 मीटर पर सेकंड से। तो स्पीड हो गई आपकी ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ब्रिज, वो हो गई आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या होगा फिर 900 अपॉन 10, 90 सेकेंड्स। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड का टाइम निकालने के लिए। दूसरा उसने बोला है इलेक्ट्रिक पोल। अब जब इलेक्ट्रिक पोल उसने बोल दिया और उसने इलेक्ट्रिक पोल की विड्थ तो दी नहीं है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोल होता ही क्या है, एक ऐसे होता है, ऊपर एक लाइट लगी रहती है, इसकी क्या ही विड्थ होगी, 0 विड्थ होगी बिल्कुल इसके रिस्पेक्ट में। ये 500 मीटर लंबी है तो 0 ही है। तो इस केस में लेंथ कवर खाली 500 मीटर हो जाएगा। या फिर हम ये कह लें कि इलेक्ट्रिक पोल को ये हिस्सा तो उसका 0 हो गया इलेक्ट्रिक पोल के केस में। ठीक है, तो सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ 500 मीटर रहेगी, स्पीड आपकी वही है 10 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम आपका आ गया 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड में पोल को पार कर जाएगी। तीसरा एग्जांपल में वो ये बोल रहा है कि कार है, अब ये तो हो गई ट्रेन, ठीक है, एक गाड़ी जा रही है इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी 100/18, 50/9। तो वेलोसिटी ऑफ कार हो गई आपकी 50/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ट्रेन है। तो आपको वो वाला केस याद होगा जो हमने पिछले एग्जांपल में पढ़ा था कि इस डायरेक्शन में ही कार जा रही है, तो ट्रेन की नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, नेट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार हो गई आपकी 10 माइनस 50/9, तो ये हो गई आपकी 40/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ये तो आप समझ गए होंगे मैंने कैसे ट्रेन की कार के रिस्पेक्ट में निकाली है। सेम इस केस में भी कार को कि कोई लेंथ स्पेसिफाई की नहीं है, तो हम इसको पॉइंट मास मान लेंगे अपने सहूलियत के लिए, और हमारी डिस्प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी 500 मीटर। तो टाइम सेम 500/49, ये गया 225, तो ये आया कुछ आपका 225/2, that will be equal to 112.5 सेकेंड, 112.5 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, आप लोग ये सब नोट करिए, मैं फिर रब करके फोर्थ पार्ट करूंगा। फोर्थ एग्जांपल में उसने क्या बोला, फोर्थ एग्जांपल में उसने बोला है कि वेलोसिटी, एक स्कूटर जा रहा है जिसकी वेलोसिटी है 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 12 × 5/18 10/3 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक स्कूटर है अपोजिट डायरेक्शन में है 10/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अब डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी आपको पता लग चुका होगा अब तक। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 10/3, 30 + 40, 40/3 मीटर पर सेकेंड।
हो जाएगी नेट वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल 500 रहेगा क्योंकि इसका कोई डिस्टेंस अभी दिया नहीं गया है, तो हमारी ये पॉइंट मास हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नेट जो होगी 500 मीटर होगी, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो जाएगी 500, तो टाइम हो जाएगा 500 अपॉन 40, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 3, तो ये आ जाएगा आपका कुछ 25,375 अपॉन 2, that will be equals to 37.5 सेकेंड्स। ठीक है, 37.5 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाएगी, नोट कर लीजिए। फिर अगले बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। तो जब हमारे अब शुरू होंगे न्यूमेरिकल, वो होंगे रेन वाटर पे। रेन वाटर प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ठीक है, ये दरअसल आपका मोशन जो है वो 2D में आता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे सेम डायरेक्शन 1D पढ़ रहे थे कि ट्रेन इधर जा रही है या इधर जा रही है, ये आता है आपका 2D, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है इसमें कि सपोज करो कि ये बादल है, बारिश वर्टिकली गिर रही है आपकी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी है, इसके हाथ में एक छाता है। अब उसने ये बोला है कि ये जो आदमी है ना, ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है मतलब, तो किस एंगल पे ये छाते को होल्ड करे कि ये ना भीगे, ये पूछा है क्वेश्चन में। सिर्फ पूरा क्वेश्चन डिक्टेट नहीं करा, मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब समझाया था तो मैंने ये बोला था कि हम इसको तो ऑब्जर्वर मान लेंगे, तो ये तो हो गया आपका रेस्ट पे। इसका 8 किलोमीटर इधर चला गया, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो बारिश कहीं यहाँ हो रही होगी, इसको थोड़ा पीछे बना देते हैं। बारिश कहीं इस एंगल पे, उसको छाता कुछ इस एंगल पे रखना होगा क्योंकि बारिश जो है इस एंगल पे आ रही है। ये तो समझ में आ गया। तो ये एंगल क्या है? थीटा, ठीक है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो tan थीटा क्या होगा यहाँ पर? ये आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन थी, तो ये भी आपका वेलोसिटी ऑफ मैन हो वेक्टर हो जाएगा vm अपॉन vr हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका? वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? 8 अपॉन 6, तो ये बन रहा है 4/tan थीटा बन रहा है आपका 4/3। समझ में आ गया? अब एक ये होता है डायग्राम 3, 4, 5, 37 और ये होता है 53। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, उसमें हम ऐसे ही पढ़ाते थे कि 3 और 4 की साइड है ये 5 हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम में। तो आप ये चीज़ आप याद रख लीजिए कि ये 37 डिग्री एंगल है, ये 53 डिग्री एंगल है। तो tan 37 क्या होता है? अपोजिट अपॉन बेस, तो 3/4, यहाँ क्या है 4/3, तो tan 53 क्या होगा? 4/3, तो थीटा क्या है? 53 डिग्री, यानी कि उसको 53 डिग्री एंगल पे छाता होल्ड करना है वर्टिकल से कि वो बारिश से ना भीगे। ये तो हमारा निकल गया। अब उसने क्या पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से बारिश हिट करेगी, तो क्या होगा? दोनों का वेक्टर ऐड हो जाएगा, vr² प्लस vm², क्या हुआ ये? 8² प्लस 6² √100, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बारिश जो है उसको हिट करेगी। नोट कर लीजिए, फिर अगले न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं।
तो अगला न्यूमेरिकल हमसे क्या कहता है कि एक दिन हुआ क्या कि एक आदमी खड़ा हुआ था बस स्टॉप पे, स्टेशनरी है, खड़ा हुआ है, बारिश आ रही थी, बारिश की स्पीड थी 35 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड VR। अचानक से क्या हुआ कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में हवा चलनी शुरू हो गई। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ईस्ट साइड से वेस्ट साइड में हवा चलनी शुरू हो गई, यानी कि सिंपल क्वेश्चन फिर से बन गया। इस साइड हवा चलनी शुरू हो गई 12 मीटर पर सेकंड से। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है वो कि किस एंगल पे अगेन ये छाता होल्ड करे कि वो बारिश से ना भीगे। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि ये चल रहा था, इसको हमने रेस्ट माना तो इसकी स्पीड वहां पे ऐड जुड़ गई ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये ऑलरेडी रेस्ट पे है, आप इसको उस क्वेश्चन से ही रिलेट करके देखो तो इसकी ही स्पीड मान लो कि ये 12 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में जुड़ गई और इधर VR हो गया 35 मीटर पर सेकंड। तो अगेन नेट तो कुछ यही पड़ रहा होगा, तो अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ विंड, क्योंकि ये भी विंड है। तो अगेन ये हो गया आपका थीटा डिग्री एंगल। तो tan थीटा क्या हुआ यहाँ पर 12/35, तो थीटा हो जाएगा 18.9 डिग्री। ऐसे थीटास अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है कि सपोज करिए क्वेश्चनर को पता होता है कि इसमें एंड में tan थीटा की वैल्यू 12/35 आएगी, तो क्वेश्चनर क्या करता है कि आप क्वेश्चन के एंड में लिख देता है कि गिवन tan थीटा इज इक्वल्स टू 12/35 की वैल्यू होगी 18.9 डिग्री। तो ये बार बार निकालने का झंझट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो जो 3, 4, 5 वाला मैंने एग्जांपल बताया वो आप याद रखना, क्योंकि उनकी वैल्यूज 37 डिग्री की और 53 डिग्री की गिवन नहीं होती कई बार, तो वो चीज आप बस याद रखिएगा। ये आपको गिवन था क्वेश्चन में 18.9 डिग्री होता है 12/35, तो 18.9 डिग्री ये थीटा तो हो गया। अगेन उसने पूछा है कि किस स्पीड से हिट करेगी, तो अंडर रूट सेम 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, ये हो गया 144। तो V आ गया आपका अंडर रूट 1369, तो ये हो गया 37 मीटर पर सेकंड। नोट कर लीजिए। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने का वो है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, उसका एक बेस होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन कैसे करते हैं वेक्टर्स का, ये क्योंकि प्रोजेक्टाइल में काम आएगा रिजोल्यूशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमें दो वेक्टर्स गिवन थे A और B। हमें दो वेक्टर्स गिवन थे A और B। मैंने यहाँ पे नॉर्मली इस एंगल पे ले लिया है, किसी भी एंगल पे गिवन थे तो हम लोग क्या कर रहे थे कि उनका नेट बीच में निकल रहा था। अभी हमने रेन वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करी तो नेट बीच में आ रहा था, ये हम नेट वेक्टर निकाल रहे थे उनका नेट वैल्यू। अब हम क्या करने वाले हैं, सपोज करिए कि हमें एक वेक्टर गिवन है A यहाँ पर, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो इसको हम इस वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। अभी तक हम दो वेक्टर्स का नेट निकाल रहे थे, लेकिन अगर हमें एक वेक्टर गिवन है तो हम उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। ये बेस है आगे जाके लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, प्रोजेक्टाइल मोशन, सब में रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब हमें इस तरह की कंडीशन गिवन होती है तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है वो हो जाता है A cos थीटा। ठीक है, इसको हम AX भी बोल सकते हैं, X कंपोनेंट। ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस था। Y एक्सिस पे हो जाता है इसका कंपोनेंट A sin थीटा। ठीक है, ये आपका
ए वाई भी होता है। अगेन हम कैसे लिखते थे वेक्टर्स को, लिखते कैसे हैं हम, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे ही लिखते थे ना हम कि x का प्लस y का 3D में प्लस z का भी हो जाता था, तो j कैप प्लस k कैप होता था वो। तो ये होता है। अगेन अगर हमें ax और ay गिवन हो तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। ये तो हो गया आपका रिजोल्यूशन इन 2D। इसको नोट कर लीजिए, फिर 3D बनाएंगे। 3D की जब बात आती है, सपोज करिए कि एक वेक्टर है, वेक्टर A, इसका x कंपोनेंट यहां बनेगा, y यहां बनेगा। हम 3D रिजोल्यूशन कर रहे हैं तो एक z एक्सिस भी होगा। अब बोर्ड हमारा 2D है तो मैं अपनी पढ़ने के लिए z एक्सिस कुछ यहां बना रहा हूं, बस समझाने के लिए। सपोज करिए कि x एक्सिस से जो एंगल ये बना रहा है ये अल्फा है, y एक्सिस से बना रहा है ये है बीटा, और z एक्सिस से जो बना रहा है ये है गामा। सपोज कर लीजिए, तो इधर कंपोनेंट क्या होंगे, इसमें कंपोनेंट कैसे ब्रेक होते हैं 3D में, कि जो इसका ax होगा यानी कि x कंपोनेंट वो होगा a cos अल्फा, ये होगा a बाई आपका a cos बीटा। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ साइन क्यों नहीं आया, तो बेटा ये 2D में जब हम रिजॉल्व कर रहे थे तो एक एंगल थीटा बन रहा था, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम x कर रहे थे, थीटा के रिस्पेक्ट में हम y कर रहे थे। इस केस में क्या है कि अलग अलग एंगल है, इसने इसके साथ अल्फा बनाया हुआ है, इसके साथ बीटा और इसके साथ गामा बनाया हुआ है, इसलिए हम अलग अलग रिजॉल्व कर रहे हैं। तो a cos अल्फा, a बाई a cos बीटा और a z एक्सिस का हो जाएगा a cos गामा। ये तो हो गया रिजोल्यूशन। ठीक है, अब सपोज करो हमें यही गिवन हो और हमें वेक्टर a निकालना हो, तो इसमें भी यही होता है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। भाई रूट हट जाएगा ना, इधर तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट में है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब a स्क्वायर तो ये हो गया, ये ax की वैल्यू अगर हम यहां से रखें a cos अल्फा, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। अगर हम a स्क्वायर यहां से कॉमन ले तो ये कैंसिल, तो फाइनली cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये है आपका अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने रिजोल्यूशन इन 2D पढ़ लिया, रिजोल्यूशन इन 3D पढ़ लिया, रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आपका अगला, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िएगा उस टॉपिक को, क्योंकि उसके बेस पे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स दोनों एग्जाम में आते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।